बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपका बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। मंडे को आप मंडे की एनर्जी के साथ नहीं आए होंगे। मंडे की एनर्जी का मतलब ये सुस्त आवाज़ार सुबह सुबह, क्योंकि पता नहीं छुट्टी के बाद तो पता नहीं मंडे के दिन में क्या बात है, समझ नहीं आती मुझे भी। आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो पाया कि क्या ऐसा मसला है, क्या ऐसी बात है जो मंडे की सुबह हम सबको हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों को हो रहा था, उसमें मैं इंक्लूड हो सकता है। कुछ लोग बहुत नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी मंडे के रोज़ निकले अपने घरों से और काम पे जाएँ। लेकिन अगर आप काम पे जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। मजमूई तौर पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 284 रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो शरह है ये ख़तरनाक हद तक तजावज़ कर चुकी है। एंड वी ऑल नो कि इस स्मॉग की वजह से लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। और आज अखबार में भी यही सूरत हाल हमें है। स्मॉग तदारुक में 60% जो कमी आने की जो स्पार्को की रिपोर्ट है वो हौसला अफजा है। लेकिन ये लिखा है अखबार में, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्टिल जी आलूदगी से जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल ख़राब है। दूसरा आलूदा तरीन शहर है, लेकिन स्टिल जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आया आई बिलीव। लेकिन अब स्मॉग कम हो गई है, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि बड़ी खुश आइंद है और हमने आज सुबह सुबह बात करनी है। रावलपिंडी तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वनडे सीरीज़ जारी थी। श्रीलंका की जानिब से दिया गया जो 212 रन का टारगेट है 4 विकेटों के नुकसान पर 45वें ओवर में हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान 61 इन्होंने स्कोर किया, हुसैन तल्लत 42 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, फ़खर जमान ने 55 किया, बाबर आजम ने 34 स्कोर किया, सलमान अली आगा 6 और हसीबुल्ला खान बग़ैर खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। ये दूसरी जानिब जब हम श्रीलंकन साइड की बात करते हैं तो उन्होंने भी अच्छा एक टारगेट सेट किया था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने उस टारगेट को चेस कर लिया और पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान की जानिब से जी मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ, फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें ली। फैसल अकरम ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की जी, उस पर भी बात करेंगे आज हम। अब एक और डेवलपमेंट ये है कि दूसरी जानिब एशिया राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत की ए टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के अंदर जगह बना ली है और क्वालिफाई कर लिया है। कतर में जी ये दोहा में खेला गया जो ग्रुप मैच है, इस पे पाकिस्तानी शाहीन्स ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। फिर भारत ए की जो टीम है पहले खेलते हुए 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ए की जानिब से उनके जो एक प्लेयर हैं सूर्या वंशी, उन्होंने 45 और निमर धीर ने 35 रन बनाए थे और आखिरी 8 विकेटें स्कोर में सिर्फ 45 रन का इजाफा आया था भारत ए की टीम की जानिब से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और ये सारी क्रिकेट से रिलेटेड डेवलपमेंट है जो कि हमें समझ में आ रही हैं। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई मैं नवीद खोकर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में आपका एनालिसिस चाहूँगी। कल का मैच और 2 के हमने सीरीज़ क्लीन स्वीप की है, बड़ी अच्छी चीज़ है। वनडे में हमारी रैंकिंग भी समहाउ आई बिलीव इसके बाद बेहतर होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अर्मिला। और बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छी मॉर्निंग है आई थिंक मंडे की, कि जब आप पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है और आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स आती हैं आपको आफ्टर अ सीरीज़ विन। तो आप मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के बाद आप एक रिदम में थे और आपने करके दिखा दिया कि ठीक है, जितने मर्जी प्रेशर्स हों, जितने मर्जी या सिक्योरिटी रिस्क कह दिया जाए, जितना मर्जी कह दिया जाए कि पाकिस्तान में टीम्स नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहिए, बट पाकिस्तानियों ने जो कर दिया है, जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान में रहने का फैसला, और देन पाकिस्तान ने जो किया क्लीन स्वीप, मेरा ख्याल है भी बड़ा कमाल का था। और आज मंडे, वैसे रूटीन में मंडे वैसे ही थकन का होता है, आज नहीं था उस तरह का। मंडे
ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। आज वैसे था कि आप वापस ऑफिस में जाना चाहिए, जाके किसी को मुबारकबाद देनी चाहिए, किसी से मुबारकबाद लेनी चाहिए, क्योंकि जब जब पाकिस्तान जीतता है तो फिर आपको यकीनी तौर पर बड़ा खुशगवार एहसास होता है। पाकिस्तान ने 3-0 से ये सीरीज जीती है और अब यकीनी तौर पर आप ट्रैक के ऊपर आ गए। ऐसा लगता है कि जैसे आप T20 के बाद अब ODI में भी माइक हैसन ने जो प्लानिंग की थी वो कामयाब हुई है। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करने का प्लान दिया था वो लगता है कामयाब हुआ है। आप बड़े टाइम के बाद आपने देखा कि आपने बेंच भी आजमाया, आप इस पोजीशन में चले गए थे कि आपने कहा कि नहीं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। जितने लोगों ने खेल लिया उन्होंने जीत दे दी, अब जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी आजमा लेना चाहिए, और आपने उनको भी आजमाया और आपको उन्होंने भी जीत दी है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे की पूरी टीम है, पूरा का पूरा स्क्वाड है जो वो कहीं ना कहीं पे जाके परफॉर्म कर रहा होता है, और तभी आपको बैक टू बैक इस तरह की जीत मिलती है। मेरे ख्याल में फ़खर जमान टॉप ऑर्डर से आके चल रहे हैं, उनके साथ में हसीबुल्ला थोड़ी बैड लक हो रही है दूसरे मैच में उनके साथ मुसलसल के वो कोई रन बनाने में कामयाब नहीं हो रहे, बट विकेट कीपर बैट्समैन जब ऊपर आके खेलता है यकीनी तौर पे ये काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और पाकिस्तान की अगर ये हसीबुल्ला सेट हो जाते हैं, कुछ मैचेस इनको मिल जाते हैं आगे भी, मैं इनको ज़रूर बैक करूँगा कि कल वो थोड़ा सा बैड लक रहा इनके साथ कि आउट हो गए। और अगर हसीबुल्ला सेट हो जाते हैं, हसीबुल्ला पाकिस्तान को दूसरे रिजवान की शक्ल में मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास रिजवान के बाद कोई दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा मौजूद नहीं है। ये हसीबुल्ला ने फर्स्ट क्लास में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के रन किए हुए हैं। ग्रेड 1 के मैचेस अगर इनके बात कर लें, लिस्ट ए के मैचेस की बात कर लें, तो उन्होंने बड़े रन किए हुए पाकिस्तान के लिए लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो इनका ये वक्त है कि ये यहाँ पे खेलें और अच्छी विकेट कीपिंग भी करें और साथ में ऊपर से आके अच्छी बैटिंग भी करें। नीचे अगर आ जाएँ तो बाबर आजम है, कल उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की, वो आउट हुए, बट कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रन्स आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर रिजवान और आगा सलमान नहीं कर सके, पिछले मैच में अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। कहने का मतलब है कि आप जिसका भी नाम ले लें तमाम ने परफॉर्म किया है। आप नीचे अगर बॉलर्स की बात कर लें तो बॉलर्स में आपने 4 कल बॉलर्स के साथ आप गए हुए थे। आपने वसीम जूनियर को आजमाया और जिस तरह से उन्होंने बॉल की, क्या लाइन एंड लेंथ थी उनके बॉल के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने और विकेट के ऊपर वो बॉल कर रहे थे और उन्होंने यॉर्कर किया और उन्होंने जो स्विंग किया और क्या उनको हल्का फुल्का स्विंग भी मिला। सबसे इंपॉर्टेंट फैसल अकरम 4 मैचेस में 7 विकेट्स, और फर्स्ट क्लास की अगर बात कर लें तो उसमें भी उन्होंने 12 मैचेस के अंदर 50 के करीब विकेट्स हासिल किए हैं। फैसल अकरम ने जो कमाल का एक स्विंग किया, जो वो बड़ा एक ड्रीम स्विंग होता है स्पिनर्स के लिए। मेरा ख्याल है फैसल अकरम को भी बैक करना होगा आपको, फैसल अकरम को भी आपको साथ लेके चलना होगा, इन्हें अपने फ्यूचर टूर का हिस्सा बनाना होगा, और इन्हें फैसल अकरम परफॉर्म करेंगे। जो कल उनके बॉल के अंदर वो स्विंग था और वो जो उन्होंने विकेट हासिल किया, वो यकीनन जो सेलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, कप्तान हैं, उनकी यकीनन आंखें ज़रूर रुकी होंगी। एक बार उन्होंने सोचा ज़रूर होगा कि ये थे कहाँ, हमारी नज़रों से ओझल कहाँ थे। जो बॉल उनको मिला वो हमें बहुत बड़े बड़े जो स्पिनर्स हैं हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है। तो फैसल अकरम ने कमाल की कारकर्दगी दिखाई। कल आपने 4 बॉलर्स आजमाए थे और एक आपके साथ में फ़हीम अशरफ थे, कल सारों के सारों ने विकेट हासिल किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक विकेट, फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल कर लिया, 3 विकेट्स आपके वसीम जूनियर ने हासिल किए, 2 फैसल अकरम ने, 2 हारिस रऊफ ने सीरीज़ में बहुत ज़बरदस्त किस्म के विकेट, ज़्यादा विकेट्स हासिल किए। तो मेरे ख्याल में जब आपकी टीम सारी की सारी मेहनत करती है और सारी जब अच्छा गेम का मुजाहरा करती है तो फिर आपको जीत मिलती है, और इस तरह की जीत पाकिस्तान डिजर्व करता था। अब आपके साथ आगे ODI सीरीज़ है और आपकी T20 आपकी ट्राई सीरीज़ है, सॉरी T20 सीरीज़ है और ट्राई सीरीज़ है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिलेगी, इस सीरीज़ की भी बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जो खेल रहे हैं ODI में वो T20 में भी खेल रहे होंगे, और मेरा ख्याल है एक और सीरीज़ आपकी जीत का इंतजार कर रही है, उसका फाइनल में पहुंच के आपका आई थिंक श्रीलंका ही शायद आपके साथ फाइनल में जाएगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का। और आई थिंक अभी आप ट्रैक के ऊपर आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट है जो बड़े टाइम के बाद ट्रैक के ऊपर वापस आई है। चलो आई एम ग्लैड कि ट्रैक आपको लग रहा है कि ट्रैक पे आ गई है। अच्छा नवीद, एक और बात, जैसे आपने बाबर आजम का जिक्र किया, हम चूँकि दूसरे मैच में बाबर आजम ने एक सेंचुरी स्कोर की थी, उस पर हमने बात नहीं की, और वो सेंचुरी मच अवेटेड सेंचुरी थी बाबर आजम की तरफ से, बिकॉज़ हम सब कहीं ना कहीं इस एक परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे थे। आई बिलीव 2 साल के बाद कोई ऐसा बड़ा स्कोर बाबर आजम ने सेट किया है। सो उनका मोमेंटम भी मैं चाहूँगी उस पर भी आप कमेंट करें कि जाहिर है कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है प्लेयर को, और फिर फैंस भी जिस तरह से बैक कर रहे थे बाबर की उस सेंचुरी के बाद, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है अरमला जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम अजीम खिलाड़ी कहते हैं, और जो बड़े बल्लेबाज होते हैं और कप्तान भी रहे बाबर आजम,
विराट कोहली, अच्छा अगर आप इन दोनों का कभी कंपैरिजन करें तो ये हमेशा कभी इकट्ठे इकट्ठे से ही दिखते हैं। ऐसा दिखता है कि विराट के साथ जो प्रॉब्लम आई वो बाबर के साथ भी आई। विराट जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, बाबर भी उसी तरह से कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक अभी वो भी ट्रैक पे आ गए हैं। जिस तरह से उनकी लास्ट सेंचुरी थी, कल भी जिस तरह से उन्होंने खेलने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि बाबर अब उनको कॉन्फिडेंस मिला है। आपने बाबर आजम के ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है, माइक हैसन ने उनके साथ बातचीत की है, उन्हें बताया है कि ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते हैं ये बड़ी कमाल की है और आपको उसको लेकर चलना होगा, बट सिर्फ और सिर्फ आपको जो शुरुआत के हैं वो शुरुआत की गेंदें हैं उनके ऊपर आपने देखना होगा। कल जिस तरह बाबर आजम आउट हुए हैं इसके ऊपर थोड़ी सी उन्हें वर्किंग करना होगी। बैट एंड पैड के दरमियान जो गैप होता है और जैसा बॉल को थोड़ा सा स्विंग मिला, बाबर लेट हुए, ज़्यादा स्विंग नहीं था। मैं समझता हूँ कि वो बॉल जिस तरह शायद लोग समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा स्विंग था तो बाबर खेल नहीं पाए। आई थिंक बाबर थोड़े से लेट हुए, ऊपर से बैट उनका आने में, उसको रोकने में, वो बैट पैड के दरमियान जो गैप कवर करने में टाइम लगा तो बाबर आउट हो गए और उनका बिल्कुल सीधी बॉल आके जाके विकेट्स के अंदर लगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग माइक हैसन के साथ अगर ये मिलके करेंगे और फिर बाबर आजम यकीनी तौर पर वापस आए अपनी फॉर्म के अंदर। कल 34 रन बड़े किरदार अदा किया उन्होंने, इससे पहले 100 उन्होंने किए। तो कल भी बाबर इस तरह लग रहे थे कि जिस तरह से वो 50 के लिए जाएंगे और 50 के बाद वो सेंचुरी के जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के, क्योंकि अब T20 में भी आगे में, ODI भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, तो नंबर 3 के ऊपर आके बैटिंग करते हैं। तो नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टॉप से विकेट गिरती है तो फिर आपको वहाँ संभालना होता है विकेट को। तो बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा, और खुद बाबर आजम के लिए और बड़े, मैं शायद आपके शो में पहले भी कहा था कि मतलब पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम अपने लिए बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। विराट कोहली को दुनिया भूल जाएगी। आप देखिएगा कि बाबर थोड़ी सी जो जिस तरह कल की गलती की बात करें, अगर इस तरह की थोड़ी सी चंद गलतियां हैं जो कर रहे हैं उस पर वो काबू पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि वो काबू पाएंगे, वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बाबर आजम के लिए बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है, वो इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट जी। अच्छा नवीद, अब हम चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलने वाले हैं और फिर हमारा आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, मैं चाहूँगी कि ये जिन प्लेयर्स और जिस लाइनअप का हम बात करें जो कि वनडे के प्लेयर्स हैं, और आपने ख़ुद भी मेंशन किया कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स हम T20 के अंदर भी खिलाते हैं। T20 फॉर्मेट में समहाउ हमारी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ बड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी हम बिल्कुल ही ऐसे खेलते हैं जैसे हमने अभी नया नया खेलना शुरू किया है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक बैलेंस भी होता है। अब उस बैलेंस के लिए वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द लाइनअप, बिकॉज आगे फिर वर्ल्ड कप और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक अच्छा फेज़ है पाकिस्तानी मैनेजमेंट के पास भी और क्रिकेट टीम के पास भी कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल करें इस टाइम पीरियड के दौरान। बिल्कुल, और जो इस वक्त स्क्वाड मौजूद है अब ट्राई सीरीज़ के लिए, आई थिंक यही स्क्वाड होगा। मास वाइगर कोई बड़ी एक तब्दीली या एक दो तब्दीलियां अगर आपको करनी पड़ती हैं किसी इंजरी की शक्ल में या किसी और वायरल कोई किसी को हो जाए, कोई इशू आ जाए किसी प्लेयर के साथ, तो मेरा ख्याल है यही स्क्वाड है जो आप ट्राई सीरीज़ को खेलेगा, यही आपका जाएगा। अब्दुल समद को शामिल किया गया था टॉप ऑर्डर के तौर पे। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसको लेके ट्राई सीरीज़ का जो स्क्वाड है कि आपने इतने सारे टॉप ऑर्डर डाल दिए। अब्दुल समद भी हैं आपके पास, हमने देखा कि साहबजादा फरहान भी हैं, फ़खर जमान भी हैं, साइम अयूब भी हैं। अच्छा, नीचे अगर आ जाएँ तो हसन नवाज़ भी हैं। तो ये 5-6 लड़के हैं जो ये सारे के सारे टॉप ऑर्डर हैं, ये तमाम ऊपर खेलने वाले हैं। और आप जब इतने सारों को ऊपर खिलाते हो फिर आपको किसी को ड्रॉप करना होता है। जब आप ड्रॉप करेंगे तो फिर आप बैट्समैन में एज अ बैट्समैन कितने 5-6 प्लेयर तो आपको बैट्समैन के तौर पे ले जाने होते हैं। तो आप किसको कैरी करेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे। और अगर ठीक है आपने टॉप ऑर्डर से खिला लिया तो आप साइम अयूब के साथ जाएंगे, साहबजादा फरहान हैं, फ़खर जमान हैं, अब्दुल समद को भी आपने शामिल कर लिया है। फिर नीचे हसन नवाज तो खैर अब नीचे 6 नंबर के ऊपर आगे खेलते हैं, लेकिन बेसिकली इनकी जो जगह है वो टॉप ऑर्डर की है। ये टॉप ऑर्डर ही खेलते हैं डोमेस्टिक के अंदर, शायद ये तब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें इस नंबर्स को देख के खिलाड़ियों की सिलेक्शन करनी होगी कि आप क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। आप नवंबर के अंदर हैं, मिड ऑफ नवंबर भी गुजर चुका है और फेब के अंदर आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है। तो महज 2-2.5 महीने मौजूद हैं आपके पास। तो अभी जो कम्बिनेशन है वो फाइनल हो जाना चाहिए। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपका इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का टूर का हिस्सा हैं, कौन से नहीं हैं। और जो हिस्सा हैं बैक टू बैक तमाम के तमाम मैचेस उनको मिलने चाहिए और उन्हें बार बार आजमाना चाहिए। बेंच वालों को भी आजमाना चाहिए जो आपके साथ स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा लेट नहीं, अब वक्त नहीं है आपके पास लेट करने का। T20 वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर आपको बड़ा इंतज़ार, हम सबको बड़ा इंतज़ार और
कि पाकिस्तान जिस कंडीशन में आजकल मौजूद है, अगर आप इस बार T20 वर्ल्ड कप में जाके कुछ बड़ा नहीं करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ रह जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी ज़्यादा सीरीज़ विद इन पाकिस्तान आप खेल रहे हैं, अवे सीरीज़ आप जाके खेल रहे हैं, बैक टू बैक क्रिकेट आपको मिल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करेंगे तो और फिर अगर खुदा न खास्ता हमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जाके किसी सबकी का सामना करना पड़ेगा तो आई थिंक हमें काबिल कबूल नहीं होगा ये। अब किसी भी पाकिस्तानी फ़ैन को, किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, किसी भी मीडिया पर्सन को, किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा कि आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जाके किसी भी एक ऐसी लेम टीम के साथ चले जाएं कि जो वहां जाके परफॉर्म ना करे। तो ये वक्त है आपके पास, ये ट्राई सीरीज बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेस मौजूद हैं, 3 से 4 मैचेस आपको मिल जाने। तो इसमें आके आप उन लड़कों को खिलाएं कि जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब फैसला कर लेना चाहिए, अब लेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। और नीचे अगर बात कर लें उसमें आई थिंक क्लियर है सारी की सारी मैनेजमेंट के आपको ऑलराउंडर्स कौन से जाने। नवाज के साथ आप जा रहे हैं, आगा सलमान तो होंगे, साथ में फ़हीम अशरफ के साथ आप जाएंगे, ये तो उन्होंने क्लियर कर लिया। बट नीचे फिर अगेन आ जाते हैं तो आपके पास जो बॉलर्स हैं उसमें इब्रार भी मौजूद हैं, आपके साथ उस्मान तारिक एज स्पिनर्स मौजूद हैं, और फिर नसीम शाह मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। आई थिंक उसमें वसीम जूनियर भी मौजूद है उसमें। तो मेरे ख्याल में वहाँ भी क्लैरिटी मौजूद है ऑलराउंडर्स में। बट बैटिंग ऑर्डर में आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि बैटिंग ऑर्डर में आप कोई तब्दीलियाँ करेंगे, और अगर इसको लेके जाते हैं इस स्क्वाड को जो इस वक्त मौजूद है बैटिंग ऑर्डर में, तो फिर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर मौजूद रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इस वक्त पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है श्रीलंका को वनडे सीरीज़ के अंदर। रावलपिंडी के अंदर ये मैचेस खेले जा रहे थे। अब जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी होने जा रही है, उस पर भी हम आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 17 नवंबर को आलमी यौम तलबा के तौर पे मनाया जाता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि दुनिया भर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के तरीक़ों के ऊपर रोशनी भी डाली जाए, अवेयरनेस भी दी जाए। यौम तलबा जी तलबा को ना सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी और अमली तरबियत भी फराहम करने का मौका देता है। और तलबा हर कौम का वी ऑल नो के मुस्तकबिल है, इनकी तालीम व तरबियत मुल्क की जो तरक्की हो, और समहाउ एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे एक बड़ी तादाद यूथ की है, उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ हम बात करें कंट्रीब्यूशन के हवाले से, तो तालीमी शोबे के मसाइल खुसूसन एक बड़ी तादाद में स्कूल से बाहर बच्चे मौजूद हैं, और ये एक बहुत ही संगीन, एक तशवीशनाक मसला है जिसके ऊपर बात करना, अमल करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जी तलबा को तालीम व तरबियत की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आदादो शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 70 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख और बलूचिस्तान में 31 लाख बच्चे शामिल हैं। सूरत हाल की बुनियादी वजूहात में से बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें हम पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं, इंतज़ामी, सियासी, फिर तालीम के शोबे में सहूलियात का फुकदान, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आज हमने बात करनी है। डॉक्टर रिजवाना कौसर हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को एज DN हेड कर रही हैं UCP के अंदर। उनको हम खुशामदीद देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने so much for inviting me। डॉक्टर साहिबा, ये आज का दिन बेसिकली हम तलबा के हवाले से बात तो कर रहे हैं, बट आई रियली वांट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हम इस दिन को एक पर्पस या एक सिम्टम के तौर पे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इसका एसेंस हम कब इन ममालिक में देखेंगे, और ख़ुसूसन अगर हम पाकिस्तान की बात करें। जी, अभी जब आप लोगों का इनवाइट मुझे मिला कि भी स्टूडेंट्स डे, तो वो मेरी बड़ी ड्यूअल सी फीलिंग थी इस बारे में कि एक तरफ तो हंसते मुस्कुराते यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो बच्चे जो कि स्कूलों में जा नहीं सकते। अब दूर क्या बात, अपने घर की मिसाल दूँ तो मेरी 2 बेटियाँ और 2 मेट्स हैं, तो दोनों का कितना फ़र्क है। तो वो ड्यूअल फीलिंग थी मेरी कि और डेफिनेटली कि मैं सोच रही थी कि भी इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और किस तरह ये एक दिन आएगा कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा। तो दिस इज़ अ लॉन्ग रन प्लानिंग्स और पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, एंड इट वेरीज़ फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस।
जैसे आपने कहा कि भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पंजाब में है और इसी तरह हर प्रोविंस में है जी, हर सूबे के अंदर है। तो इट वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये बात नहीं है कि स्कूल्स की कमी है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, हर गली में हर गांव में स्कूल बने हुए हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, जो लोग नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम दूसरे प्रोविंसेस की बात करते हैं जैसे सिंध है या दूसरे, उधर आपको दूर दूर तक स्कूल नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हमें और तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमें नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि भी किस तरह कितने टाइम में हम एरिया टू एरिया वी कैन अचीव दैट व्हाट वी वांट एज द स्टूडेंट्स डे। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने भी बात की है कि हमारा मसला ये है कि मैं चैलेंज आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। स्कूल्स जाना और एक बिल्कुल ना जाना, एक बड़ी तादाद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर जो एजुकेशन हम दे रहे हैं चले ना होने से तो बेहतर है जी। चैलेंज आप क्या समझती हैं? लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? क्या हमारे पास सहूलियात नहीं हैं, हम लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं कि हर बच्चे को हमने एक बेसिक एजुकेशन देनी है, ये उसका राइट है। इट्स नॉट लग्जरी और नेसेसिटी, इट्स अ राइट, बेसिक राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये अवेयरनेस ये मुझे भी खुद समझ नहीं आती कि भी ये माइंड सेट है और लोगों का माइंड सेट इतना ज़्यादा वो हो गया कि भी रिस्क तो अल्लाह ने देना है। अगर चले रिस्क से ही आप एसोसिएट कर लें कि आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है तो लोगों की अवेयरनेस इस तरफ हो। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये तकरीबन 1 वीक पहले हमारे ना ब्रेस्ट कैंसर, आपको पता अक्टूबर इज़ डेडिकेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो पिंक रिबन की तरफ से हमारे पास वो आए हुए थे CEO, तो उन्होंने हर साल वो आते हैं UCB में और अवेयर करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर एवरी ईयर यू कम टू अवेयर द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स, तो इस दफ़ा आपने थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहा है, तो आपने ऑफ़र करनी है फ्री स्क्रीनिंग टू आर द जो लोअर इनकम स्टाफ हैं, जैसे गार्ड्स हैं। तो उन्होंने कहा जी वो कोई मसला नहीं है, आप मुझे भेज दीजिएगा, आप जितने भी हैं। मैंने जो 40+ में डाटा था वो इकट्ठा किया और मैंने 14 जो लेडी गार्ड्स थी उनका नाम भेज दिया कि इनकी फ्री स्क्रीनिंग कर दें। आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने उधर से येस कर दिया, दिस वेरी काइंड एक्ट के भी उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि जी ठीक है हम फ्री स्क्रीनिंग कर देंगे। तो जब मैंने एक जो लेडी सुपरवाइज़र थी उसे मैंने कहा कि आप सबसे एक दफ़ा कॉन्सेंट ले लो कि भी हम ये करवाने जा रहे हैं। तो आउट ऑफ 14 सिर्फ 5 ने कहा कि हमने कराना है, बाकी कहती हमने नहीं कराना। मैंने कहा क्यों नहीं कराना, व्हाट इज़ द रीज़न? बस ठीक है जैसे चल रहा है सो चल रहा है। मतलब नो वन बॉदर्स के भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये मैंने कहा वापस जाएं उनसे कहें कि मैडम ने आपके लिए कोशिश की है और मैं खुद करवा के आई हूँ और उनका थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें ऑफ़र किया है। और आपको बैठे बिठाए। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो जिना हॉस्पिटल से डॉक्टर आए थे वो ठीक कह रहे थे कि लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है कि वो तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते और चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ये दिस इज़ अ चेंज ऑफ माइंडसेट। फिर वहाँ पे बात आ जाती है, जब माइंडसेट चेंज करने होते हैं ना तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, रेगुलेशंस। फिर आप रेगुलेट, जैसे आपको पता है कोविड का टाइम था तो वैसे आप कहते रहे जी करवा लें जी वैक्सीनेशन करवा लें, कोई नहीं करवा रहा था। जब आपने मॉल्स पे रोकना शुरू कर दिया, आपने ट्रैवल पे पाबंदी की, ट्रैवल पे पाबंदी की, तो हर जगह पे जो है वो होना शुरू हो गया। सो वही बात है कि प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे हमें रेगुलेशंस को टाइट करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने भेजा, 15 के 15 लोगों ने यस कर दिया। थोड़ी सख्ती की देखें, ये इस तरह तो नहीं है कि आप आपके लिए कोशिश करें। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं कहूँगी कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात। कि एक दफ़ा ही जब आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मैं खुद करवा के ही 2 दिन पहले, तो फिर जाके वो कन्विंस हुए। सो दिस इज़ द माइंड सेट विदाउट एनी रीज़न। अच्छा हाँ, ये बात है। और डॉक्टर साहब भाई, ये इस तबके जहाँ आप काम करिए जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है या उनको वो नहीं, एक ये पढ़े लिखे लोगों में भी मसला है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो कि नहीं कर सकते। हालांकि आपने भी खुद बात की, हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर प्रिविलेज्ड पीपल। समहाउ अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। अगर हम लोग ही थोड़ी बहुत एफर्ट कर लें कंबाइन, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि हम स्कूल्स में कोई एक बच्चा या कोई ऐसी चीज़ हम इधर समहाउ करना शुरू करें, तो ये हम एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन
सिविल सोसाइटी का रोल इसमें, आई बिलीव कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल के बरी उज़्ज़मा नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे हम सबकी इम्पोर्टेंट रोल है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनका अपना है, प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, एवरीवन शुड प्ले अ रोल। एग्जैक्टली। और इसमें मैं आई एम हैप्पी कि जो हम यूसीपी में जो है, ज़ाहिर है मैं अपने इंस्टीट्यूट का बता सकती हूँ, तो हमारा एक VIS का हमने, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, वॉलंटियर सर्विसेज का हमने कोर्स रखा हुआ है जो कि डिग्री कंप्लीशन हो नहीं सकती। तो उसमें यही है कि आप स्ट्रीट चाइल्ड को पढ़ाएं जाके, आप जाके सर्विसेज दें, और बच्चों को पढ़ाते हैं आगे, या लेडी गार्ड्स के बच्चों को जो लोग नहीं जा सकते, तो हम इस तरह की सर्विसेज देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह की आई थिंक कोशिश कर भी रहे हैं, लोग भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोगों का माइंड सेट चेंज करना, मुझे तो ये सबसे मतलब जो हर्टिंग चीज़ लगी कि क्यों नहीं लोग अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं बहुत सारी जगहों पे देखती हूँ अक्सर भाई, अब एक ख़ानदान है जो कि इतना प्रिविलेज नहीं है, एक लोअर तबका है, उसमें 6-8 बच्चे हैं, तो फैमिली प्लानिंग नाम की ज़ीरो चीज़ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम उनका ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। अब उस 8 बच्चों को वो कहते हैं कि जी हम इनको स्कूल क्यों भेजें, हम तो इनको कोई काम कराएंगे, किसी को वर्कशॉप पे रखवा दें। अब ये इसमें भी समहाउ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने उनको फूड सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें देनी है, तभी वो इस तरफ आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल मैं आपसे 100% सेकंड करती हूँ इस चीज़ को, कि अभी ये कल भी क्योंकि हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कहाँ पे आपको लगता है कि क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे, हम क्यों नहीं वेस्ट को कोट करते हैं लेकिन वेस्ट को हम बन क्यों नहीं सकते। तो मैंने कहा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम ये फैसिलिटीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं, लोगों का कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा फॉल्ट है ना, हम उसकी प्लानिंग नहीं करते। द फॉल्ट इज़ दैट द मेजर चैलेंज इज़ द ग्रोथ। आई मीन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी आप कंट्रीज़ देख लेना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी है और डेवलपमेंट उतनी ही कम है। तो वो जितनी अदर वेस्ट में या अदर कंट्रीज़ में ये होता है, जितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ भी हो रही होती है, और उसमें वही बात आपके वाली कि सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है उनका। तो ये माइंड सेट है जी, भी ये रिस्क तो अल्लाह ने देना है, ये सोच के वो बच्चे पे बच्चा आ रहा होता है, वो 8, 9, 10 फैमिली मेंबर्स। हेल्थ इश्यूज अलग, आपने उनको खिलाना कहाँ से है, आप, और फिर वो एजुकेशन तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है ना। अनप्रोडक्टिव जो है पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, और वही जो है स्कूल्स नहीं जाते। तो उन्हीं का पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना, आई थिंक दैट शुड बी द प्रायोरिटी, और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम रेगुलेशंस और स्टेट अपना जो रोल है ना इस हवाले से अदा करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास इंटरनेशनली इतने मॉडल्स हैं, ये पॉपुलेशन रिलेटेड, दो के हम टॉपिक से काफ़ी हट रहे, बट स्टिल ये सारे इश्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब चाइना का मॉडल हमारे पास मौजूद है कि अब उनको आके एहसास हुआ है कि उनकी आबादी जो है वो यूथ नहीं है, तो दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इन दैट सिनेरियो, बट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था अपनी पॉपुलेशन को। उसी से मैं आपको बताऊंगी कि आई हैव विजिटेड चाइना इन दैट इज़ आई थिंक 2011 था। तो मैंने जो हमें गाइड मिले हुए थे ना विज़िट करवाने के लिए, वन इज़ अ बॉय एंड वन इज़ अ गर्ल। जैसे हम पाकिस्तानियों औरतों का होता है कि भी कितने बहन भाई, ये तो ज़रूर पूछो। तो मैंने कहा हाउ सिबलिंग यू आर, कहते उसने भी कहा 1। तो थोड़ी देर बाद दूसरे भी कहा हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, तो उसने भी कहा 1। तो प्रोफेसर ने कहा कि इन चाइना ओनली 1। So there is all China is only one and that's, तो देखिए उनकी प्रोग्रेस चेक करें बिकॉज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं यहाँ पे। आई बिलीव कि हमारे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है, बट आई बिलीव कि थोड़ा बहुत तो हमें समहाउ उस चीज़ पे कंट्रोल करना है, बिकॉज दिस इज वेरी अलार्मिंग इशू। सख्ती से मैं तो कहती हूँ कि मुझे अगर एक दिन के लिए कुछ बना दो ना, तो मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ ये मेरी बात समझ जाओ, अपनी जितनी अपनी जेब के मुताबिक, अपनी पॉकेट के मुताबिक आपकी फैमिली साइज होना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छा दे सकें और अच्छा आप उनको खिला सकें, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उन्हें दे सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एजुकेशन सिस्टम, ये तो आप यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करिए, हम कॉलेजेस का जिक्र किए, हम स्कूल में बेसिक प्राइमरी एजुकेशन का जिक्र करें, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जो एजुकेशन हम दे रहे हैं क्या वो ठीक उस कैलिबर की है, या जिसमें हम अपने बच्चों की एक समहाउ सिर्फ तालीम पे नहीं, उनकी तरबियत और बाकी चीज़ों पे फोकस रखें। एंड व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटीज़, आई रियली वांट टू आस्क यू। जी, इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है, इसमें भी गैप है। 2 तरह की एजुकेशन है, एक गवर्नमेंट बेस्ड है और एक प्राइवेट बेस्ड है।
तो स्टैंडर्ड्स का आप अंडरस्टूड है कि भी स्टैंडर्ड्स का फ़र्क है, आपकी जो फैकल्टी हायरिंग है वो जो प्राइवेट सेक्टर में वो पॉलिश है, अच्छे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं वो हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर के वो जो रिटायर्ड पिछले 40 साल से वो कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस एंड मेजर गैप इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। और दूसरा आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो कि ज़ाहिर है ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें बड़ा एक कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन को मीट करने के लिए हर बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग होता है और उस चीज़ को लेके चलता है। और ज़ाहिर है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी चूँकि कंपटीशन बहुत है तो वो अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन ही दे रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है। तो हमें बस फिर वो गवर्नेंस की बात आ जाती है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए टुवर्ड्स द स्कूल्स। तो इसके लिए मुझे तो यूँ ही लगता है कि जो सोल्यूशन यही है कि अडॉप्ट करवा दें, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना उनको एक गवर्नमेंट स्कूल अपना एक अडॉप्ट करवा दें, वो एक एक स्कूल अडॉप्ट कर ले प्राइवेट जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट को, तो उसको लीड करें, तो ताकि एक चेंज आए और इक्वल जो है उसका, क्योंकि सैलरीज तो गवर्नमेंट ने देनी है ना। बात है उनकी ट्रेनिंग्स की, बात उनकी वर्कशॉप्स की है, उनकी करिकुलम्स की है, तो अगर वो उनको दे दें कि ये इसको आपने टेक केयर करना है, तो आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो सकता है। बैलेंस होना शुरू हो सकता है। और फिर वही बात है कि जब तक हम इसको प्रायोरिटी के तौर पे एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। हम इसी पे बात करते रहेंगे हर साल जी के हम ये डे सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान जैसा मुल्क डॉक्टर साहिबा, हम यूथ के ऊपर बड़े डिपेंडेंट है ना, बड़ी तादाद यूथ की है हमारे यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन भी नहीं है। मैं स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ओपिनियन लूँगी कि हम अनफॉर्चुनेटली स्कूल सिस्टम में रट्टा सिस्टम है, बहुत जो एलीट स्कूल्स हैं शायद वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हैं, अदरवाइज एक रट्टा सिस्टम मौजूद है, मेजॉरिटी ऐसा ही है। फिर बच्चों को स्किल अगर है या करियर काउंसलिंग है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि लैक करते हैं, और आई बिलीव आप इससे एग्री करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये मेरी बहन नॉर्वे में, तो वो उसने पिक्चर शेयर की थी अपने बेटे की, तो वो एक स्कूल में उसको कारपेंटरिंग सिखा रहे थे। देखिए इस तरह के स्किल्स में बेसिक बिल्कुल हर चीज़ उनको सिखाई जाती है। उनको वर्कशॉप में कैसे गाड़ी को ठीक करना सिखाया जाता है, वुडन के घर बनाना सिखाए जाते हैं, तो वो उनको हर तरह की स्किल स्कूल लेवल से दी जाती है। और हमारा वही बात है जो हम रट्टा लगा कर मेडिकल में चले गए तो डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं तो फिर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। मतलब ओ लेवल ए लेवल में तो फिर भी ये है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ है, लेकिन जो मैट्रिक बेस्ड है और जो वो सारा 100% रट्टा है, तो ये वही बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तो फिर स्किल बेस्ड डिग्रीज शुरू हो गई हैं अब, जैसे आईटी में है और मेडिकल में है, अलाइड हेल्थ में है, लेकिन स्कूल्स लेवल पे इसको ज़रूरत है एम्फेसाइज करने की और एड्रेस करने की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपने इस हवाले से बात की। आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है जी, डॉक्टर रिजवाना कौसर हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से बात करी थी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी कि हम अपने स्कूल सिस्टम्स के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक हमें प्रायोरिटी या एमरजेंसी बेसिस के ऊपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि ये जो गैप है समहाउ फैसिलिटीज़ से लेकर एजुकेशन तक का, इसको फिल किया जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। एक तवील बहरान से समहाउ गुजर रही थी लाहौर, जो कभी फ़िल्मों का मरकज़ कंसिडर किया जाता था, आज फिर एक नए फ़िल्मी दौर के दहाने पे खड़ा है। एंड दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि पंजाब हुकूमत यहाँ पर एक मरबूत, एक मॉडर्न, एक और आलमी मयार की फ़िल्म सिटी तामीर करने जा रही है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने जी 56 एकड़ ज़मीन और 2 अरब रुपए का फिल्म फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया है। जो समहाउ इस जो इंडस्ट्री है, इसकी रफ्तार, इसकी डायरेक्शन और इसके फ्यूचर को समहाउ तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये नया फिल्म सिटी जी महज एक स्टूडियो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल फिल्मी इकोसिस्टम होगा, जिसमें जदीद स्टूडियोज़ होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, टेक्निकल जोन्स होंगे, लोकेशन बेस्ड एरियाज़ होंगे, एक बाकायदा फिल्म अकेडमी भी शामिल होगी। वो तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ना होने से बरसों तक जो लॉलीवुड की क्रिएटिविटी की जो स्पीड है उसने समहाउ उसको रोके रखा, इसको स्टेगनेंट रखा। इसके साथ 2 अरब रुपए का फिल्म फंड समहाउ एक बहुत हिस्टोरिकल पेशरफ्त है, लेकिन अगर इसे मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ तकसीम किया गया तो बहुत सारे यंग जो
फिल्म साज हैं उनके ख़यालात को संभव अमली शक्ल देने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जी पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, एक्टर्स नहीं हैं, हर चीज़ हमारे पास है। बट वही बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर इकोसिस्टम होने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस पे हम ज़रा तज्जिया लेंगे। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल्चर एंड मीडिया कमेंटेटर भी हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स अ वेरी गुड साइन, अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट। बट इसके हम ज़रा प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। कितनी अच्छी और चीज़ है कि इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि हमने एक बड़ा डाउनफॉल देखा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का। जी, और पर्टिकुलरली अगर आप बात करें लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे 3 बड़े स्टूडियोज़ थे। एक हमारे पास शाहनूर स्टूडियो था, एक एवेन्यू स्टूडियो था और बारी स्टूडियो। ये 3 बड़े स्टूडियोज़ थे और फिर छोटे स्टूडियोज़ भी इसी एक इलाके में, एक नेबरहुड में। और जो आपने इकोसिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया कि ये एक इकोसिस्टम हुआ करता था, जहाँ आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, राइटर्स, म्यूज़िशियंस, वो सारे जो थे वो उसी स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर घूमते फिरते थे। वहीं पे सेट बनाए जाते थे, फ़िल्म होती थीं, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, तो वो सब कुछ जो है वो बिखरता चला गया और लोगों ने अपनी लाइवलीहुड्स भी लूज़ की, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रहा था फ़िल्म इंडस्ट्री से वो भी लूज़ हुआ। और जिस तरह आपने कहा कि वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक एवेन्यू था फ़िल्म इंडस्ट्री, वो भी उसके साथ जो है वो अवाम से छिन गया। लेकिन अच्छी बात है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा। फ़िल्म का रिवाइवल के हवाले से हम हर 2-3 साल के बाद बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब एक बड़ी फ़िल्म आती है जो आम तौर पे अब कराची से आ रही है पिछली 2 दिहाइयों से, तो हम कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए और कंसर्टेड एफ़र्ट्स की ज़रूरत थी। एंड देर आए दुरुस्त आए, पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर अज़मा बुखारी साहिबा ने इस बारे में सोचा और ये बजट भी इसके लिए सेट असाइड किया गया है। एक कंसिडरेबल अराज़ी जो है वो उन्होंने इसके लिए दी है कि जहाँ पे फ़िल्म स्टूडियो जो है वो बनाया जाएगा। तो उस हवाले से बहुत अच्छी बात है जी। और फिर टेक्नोलॉजी लाई जाएगी वहाँ पर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ भी होंगी, वीएफएक्स के हवाले से बात हुई। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुशाइंद हैं। और पाकिस्तान का फ़िल्म इंडस्ट्री जो कि इतना डायनामिक था कि 1947 में ज़ाहिर है मुल्क आज़ाद हुआ और 1948 में पहली फ़िल्म आ गई थी पाकिस्तान में। तो वहाँ से सफ़र देखिए, हम जिस तरह भी है गिरते, उठते, लुढ़कते, चलते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्मों में अच्छी फ़िल्में भी हैं ऑफ़ कोर्स, और बहुत ज़्यादा फ़िल्में अच्छी हैं। लेकिन एक वक़्त था कि जब एक महीने में जो है वो हम देखते थे कि एक साल में 80 फ़िल्में आया करती थीं। अब हम एक साल में गिनती की अगर चाहें तो एक हाथ की उँगलियों पे शायद गिन गिन सकते सकते हैं। हैं जितनी फ़िल्में आया करती हैं। अच्छा शुएब साहब, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मैं चाहूँगी इस पे भी आप ज़रूर कमेंट करें। आपने इतना एक लंबा जर्नी इस फिल्म इंडस्ट्री का देखा है, बट आप मुझसे समहाउ, मैं चाहती हूँ ओपिनियन भी दे, अग्री करेंगे कि दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, बट लोगों ने मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है विद टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली, अब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब हम इस डाउनफॉल से पहले की बात करें, हमने बहुत आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं और हमने एक ऐसा टाइम भी देखा है जब इस इंडस्ट्री पे डाउनफॉल आया और हमने जिस क्वालिटी की पिक्चर्स दी हैं वो वर्थ इट नहीं थी। हमारे उस आइकॉनिक टाइम को समहाउ उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया है, उसके स्टैंडर्ड को लो किया है। मैं इसको बहुत एहतियात से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम इतनी बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली या मॉडर्न कंटेंट या टेक्निकलिटीज़ लाने की बात करें, बट द क्वालिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी परसू करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं उर्मिला, और आपने तो बहुत एहतियात से अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया। मैं तो बहुत खुल्लम-खुल्ला कहता हूँ कि जी, हमारी जिस तरह की फ़िल्में 80 की दिहाई में रहीं, उसमें जिस किस्म का कंटेंट था वो लच्चरपन के हद तक जो है वो अनसूटेबल था फॉर पब्लिक व्यूइंग। और वो जो है वो हमने फ़िल्में लगाई भी। हमने एक कंसर्टेड एफ़र्ट के तहत
जो भी सिस्टम था और उसके बहुत सारे अनासिर उसके पीछे कार फरमा थे, तो हमने उसको जो है वो इस हद तक इन्हितात का शिकार कर दिया कि फिर जो है लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, अच्छे लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, फैमिलीज ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, और सिनेमा जो था वो एक लच्चरपन की तफरीह बन के रह गया। आपको याद होगा कि एक जमाना था, आपने पढ़ा होगा, जाहिरा आप तो उस वक्त नहीं होंगी, जब फैमिलीज जाया करती थी, खवातीन जाती थी, सोशल फिल्में हुआ करती थी मौज़ूआत के ऊपर, शमीम आरा और नैयर सुल्ताना साहिबा, सबिया खानम, इनकी फिल्में देखने के लिए हमारी वालिदा जाया करती थी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी कजन्स के साथ फिल्म देखने। बॉक्स बुक किया जाता था, एक कल्चर था पूरा सिनेमा गोइंग का। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने ये देखा तो उन्होंने सिनेमा जाना छोड़ दिया। हमारी अपनी यूथ के दिनों में मुझे याद है कि जब कभी कोई अच्छी फिल्म आया करती थी, सैयद नूर साहब की जीवा आई थी, या संगम फिल्म एक आई थी जिसमें ज़ेबा बख्तियार साहिबा थी, तो हम वो फिल्में देखने गए थे। हमें लगा कि फिल्म की रिवाइवल होने वाली है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री फिर दोबारा जो है वो ठप हो जाती है। इसमें बिजनेस का भी बड़ा हाथ है। आप देखिए कि एक इंडस्ट्री में जहाँ पे अब आजकल एक फिल्म जो है वो 30 से 40 करोड़ की बनती है, वहां पे इतनी स्क्रीन्स हैं और उसमें इतनी सीट्स हैं कि वो एक हफ्ता या 2 हफ्ते अगर फिल्म चलती है, तो जब टिकट खरीदे जाते हैं तो क्या प्रोड्यूसर या फाइनेंसियर अपने पैसे पूरे कर पाएगा? अगर पाकिस्तान में इस वक्त 300 स्क्रीन्स हैं और उसमें हर स्क्रीन के अंदर 300 सीटें हैं, तो आप इसका हिसाब खुद लगा लीजिए कि वो कितना अर्न करेंगे, कितना टैक्स में देंगे, कितना जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर लगा सकते हैं, और किस तरह वो अपना ब्रेक इवन करेंगे या प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसके पीछे एक पूरी बिजनेस कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब अच्छी बात है कि हुकूमत आ रही है जी, लेकिन 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। इससे पहले कि आप मुझे कहें कि वक्त खत्म हो गया, मैं 3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि देखिए, पाकिस्तान का टेलीविजन आपको भी याद होगा, जिसको हम सब बहुत सेलिब्रेट करते हैं, 21 नवंबर जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल टेलीविजन डे होगा, तो हम उसके ऊपर अगेन मेरे ख्याल में बहुत बात होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान का टेलीविजन इस वक्त, पीटीवी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी हुकूमती चैनल है, उसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं कि उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, या उसको जो है उसके अंदर कुछ किया जाए कि वो दोबारा से लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। वहां पे आप देखिए कि अगर हुकूमत फिल्में बनाने की तरफ जाएगी या फिल्मों के ऊपर किसी भी किस्म का कंट्रोल करेगी, तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई उन फिल्मों को देखेगा नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा या गवर्नमेंट का माउथपीस बन के इसी तरह परसीव किया जाएगा। और आज की जनरेशन जो है वो आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी और आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू करती है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपना कंटेंट बना रहा है, तो वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है वो उनको सीधा सीधा उठाकर दे दिया जाए। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अगर हमने इस इनिशिएटिव को कामयाब बनाना है। दूसरी चीज ये है कि जी आप उसको बिल्कुल कंट्रोल ना करें, उसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी ला कर दें, और फिर आर्टिस्ट को अपना काम करने दें, उनको अपने मौज़ूआत खुद चुनने दें, उसके अंदर किसी किस्म की एजेंडा सेटिंग नहीं होनी चाहिए, और फिर उनको वो टेक्नोलॉजी दें जो वर्ल्ड क्लास हो, क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना है इस वक्त ओटीटी के थ्रू, इस वक्त दूसरे ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू लोगों के पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबली। तो उसके अंदर अगर आप जो है उनको किसी भी किस्म की सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देंगे तो वो नहीं चलेगी। तीसरी बात ये कि आप अपनी आर्टिस्टिक लैंग्वेज, सिनेमैटिक लैंग्वेज जो होती है पाकिस्तान की, वो डिफाइन करने की जरूरत है, और ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट के ऊपर ज्यादा है। गवर्नमेंट ने ये बना दिया, उनको एक इंसेंटिव देने के लिए तैयार है, तो अब ये आर्टिस्ट का काम है कि उन्होंने अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज किस तरह बनानी है। और हमने पाकिस्तान में गाए बगाए, जब शोएब मंसूर साहब ने खुदा के लिए बनाई या बोल बनाई, या जब सरमद ने कमली बनाई, तो हमने देखा कि ये फिल्में जो थी ये एक यूनिक लैंग्वेज दिखा रही थी, जो कि हमने कहीं अपने रीजन के सिनेमा में या इरानियन सिनेमा में भी उस तरह की लैंग्वेज नहीं देखी थी। ये खालिस पाकिस्तानी लैंग्वेज थी, और मेरे ख्याल में अब आगे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को और आर्टिस्ट को इसी तरह की लैंग्वेज लेके चलने की जरूरत है। इंसेंटिव्स भी जरूरी होंगे जी, जिस तरह मैंने कहा बिजनेस सेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये पैसे वापस भी रिकवर करने हैं, तो फिर टैक्स में थोड़ी सी रिलीफ भी दी जाए। इस जो भी फिल्में बनाई जाएंगी उनको फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स रिलीफ भी दे, लेकिन अगेन उनका जो आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस है, क्रिएटिव उसको नहीं करना है, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच हारून शोएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का टाइम कम था, लेकिन स्टिल हम इस पर दोबारा ज़रूर बात करेंगे। और पाकिस्तान जो पंजाब हुकूमत है, इसने ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे कि ये मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें हों तो बहुत बेहतरीन चीज़ है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो इस थल जीप रैली का जब भी हम जिक्र करते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक्टिविटी है, फेस्टिवल है समहाउ जो पाकिस्तान के अंदर होता है। तो 10वीं थल जीप रैली का जिक्र करेंगे। ये रंगारंग मेला जी शायकीन के समहाउ जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के 90+ रेसेस ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 ख़वातीन भी शामिल थी। इन्हीं 2 ख़वातीन में से एक हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान मरवत, जिन्होंने ख़वातीन की प्री-परेड कैटेगरी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जी मुकर्रर फासला सिर्फ 1 घंटे 30 मिनट और 20 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की है। इस कैटेगरी में जी सलमा खान की जो मद्दे मुकाबिल हैं वो दीना पटेल थी, जिनके साथ जोमुन जो सिटीज़न है एनजीओ ने बतौर नेविगेटर हिस्सा लिया था। सलमा का ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इससे पहले भी आई बिलीव कि सलमा पार्टिसिपेट कर चुकी है, तो हम उनसे इनके एक्सपीरियंस जर्नी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, बहुत शुक्रिया आपका एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने इस जीप रैली के अंदर पोजीशन ली। कैसा लग रहा है जी? जी वालेकुम अस्सलाम। जीत के तो हर प्लेयर को अच्छा लगता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है करम किया और विन जो है वो मैं कर सकी ये रैली। ज़बरदस्त। सलमा, ज़रा हमें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं। आई बिलीव आप इससे पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है अब तक? और ख़वातीन में चूँकि आप और एक और ख़ातून शामिल थी, तो ज़ाहिर है और ये जीप रेसिंग या कार रेसिंग समहाउ पहले समझा जाता था कि आदमियों के शौक़ वाले जो स्पोर्ट्स हैं, बट स्टिल आप जैसी ख़वातीन इसमें पार्टिसिपेट करी हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। जी मैं 2018 से प्रोफेशनली जो है वो रैली रेसिंग कर रही हूँ। और ये है कि अब तो मतलब कि मैं अगर देखूं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, बट लड़कियां जो है वो ज़्यादा नहीं आती हैं। वो 1-2 रैलीज करती हैं, फिर जो है उसके बाद कंटिन्यू नहीं करती है। हम लोग टोटल वैसे 3 थी, लेकिन मेरी कैटेगरी में हम लोग 2 थी, और जो इसके बाद एक और कैटेगरी होती है, ये आपकी ना कार वाइज आपको जो है जीप वाइज कैटेगरीज को ना वो डिफरेंट किया जाता है। तो स्टॉक में 1 थी और 2 हम लोग थी, तो मतलब अगर ओवरऑल देखें तो हम लोग 3 औरतें थी, पर मेरे ख्याल से ये काफ़ी जो है कम औरतें, औरों को भी आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी सलमा आपने कहा कि आती हैं 1-2 रैलीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं और फिर नहीं करती, क्या रीज़न है? इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत स्टेमिना वाला काम है, क्या ऐसा इशू है जो आगे इसको वो कैरी ऑन नहीं कर पाती है? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी बात होगी, यस इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये 100-200 किलोमीटर की एक तो रेस होती है, और दूसरा जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोई नॉर्मल लाइक ऑन अ रोड रेस नहीं है। ये काफ़ी इसमें चैलेंजेस और हर्डल्स आते हैं। दूसरा ये जस्ट 1 डे रेस नहीं है, आपको 4-5 रोज़ पहले जाना पड़ता है, ट्रैक की रेकी करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो जो आपकी फाइनल डे की रेस है, वो हम 4-5 दिन लाइक उतना ही 100-200 किलोमीटर जो है हम लोग वो ट्रैक सारा दिन जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर एक तो ये है कि अगर आप में स्टेमिना है, पैशन है और आप ये सब कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये आती है कि ये बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इसमें स्पेशल गाड़ियाँ आपकी बिल्ट होती हैं, इसके ओवरऑल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इस रेस के, इस स्पोर्ट्स के। तो मेरे ख्याल से जो है लड़कियों के पास स्पॉन्सर्स नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो इस स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो सलमा हमें ये बताएं, आप 2018 से आपने भी बताया कि प्रोफेशनली ये करी है, आपका ये कितना चैलेंजिंग जर्नी रहा कि आपको शुरू में भी इसी तरह के चैलेंजेस रहे और जैसे बाकी ख़वातीन का हम जिक्र करें वो ओवरकम नहीं कर पाई, आपको किस तरह से एज मिला कि आपने अपनी इसको स्ट्रेंथ बना के अपने पैशन को परस्यू किया? मैं ये कह सकती हूँ, एक तो मुझे बचपन से सबसे पहले कि मुझे गाड़ियों का शौक़ था। मुझे बस गाड़ियाँ ही पसंद थी। मैं बाबा के साथ मतलब कि जितना टाइम होता था मेरी कोशिश होती थी, मैं बाबा के साथ ना गाड़ी में रहती थी, टाइम गुजारती थी, कहीं बाहर जाना मुझे भी ले जाए, मुझे भी ले जाए। और लाइक वो जो पहली दफ़ा गाड़ी मैंने चलानी मतलब घर से बाहर निकाली थी छुप के, आई वॉज इन 7th क्लास, ग्रेड 7 में थी मैं। तो मतलब फिर बाबा ने थोड़ा मेरा शौक़ देखा, तो मुझे थोड़ा अपने साथ उन्होंने रखना शुरू किया। और मुझे ये कह सकते हैं कि मैं किसी मतलब मेरा एक ये मानना है कि अगर आप
किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं और अगर आपका वो पैशन है तो ना वो आपके लिए मुश्किल होती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। मेरे लिए ये एज रहा कि मैंने काफ़ी सारी मुश्किलात तो मैंने भी देखी। हाँ, ये पहले कहा जाता था ये कैसे करेगी, ये दोबारा नहीं आएगी, अच्छा चलो एक रैली कर ली दूसरी नहीं। तो मुझे ये चीज़ें ना और ज़्यादा मोटिवेशन देती। मैं कहती थी अच्छा ठीक है, फर्स्ट में अब आपको सेकंड भी करके दिखाऊंगी, थर्ड भी रैली करके दिखाऊँ, इस तरह कंटिन्यू होता रहा। तो अगर आप में हिम्मत है तो मेरे ख्याल से हर काम हो जाता है। शुरू में जो है मैंने खुद अपने एक्सपेंसेस जितना था सब खुद किया, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे खुद से ऑफर्स आने लगी स्पॉन्सर्स की। तो अगर आप कंटिन्यू करो तो फिर आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाते हो। लेकिन ये है कि ये नहीं है कि 1 से 2 रेस के बाद जो है आप अगर आना बंद कर दे तो आपका स्पॉन्सर भी कहेगा कि ये इस वक्त सीरियस नहीं है। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं रही कि अगर वो सीरियसली आए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फिर शायद उनको स्पॉन्सर्स भी मिल जाए। या यू राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक को इस तरह के इश्यूज रहते हैं और जब आप ये हर फील्ड में रहते हैं, आप या किसी भी फील्ड में, आप मैं कहती हूँ अगर आप डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, अगर आप एंकर भी हैं या आप इवन ड्रामा में मतलब एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो हर जगह आपको हर्डल्स देखने पड़ते हैं। बस खुद ही आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है कि मैंने करके दिखाना है, तो आगे आपके लिए खुद ही रास्ता आसान होता है। आई बिलीव यू आर सो राइट कि हर फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं, आपको अपने तौर पे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और आपने इसको ओवरकम किया। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई गेस कि आपने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। सलमा, जाहिर है जैसे आपने खुद कहा कि आप तो प्रोफेशनली कर रही हैं, लेकिन ये मैं भी जो विजुअल्स भी देख रही हूँ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पोर्ट। आपको अपनी गाड़ी, उसका कंट्रोल, उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ आपको बड़ा फेमिलियर होना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी आपको लर्न करने में टाइम लगा या नहीं? चूँकि आप पैशनेट थी गाड़ियों को लेकर, तो आपने इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं हुई? अच्छा, ये है वही बात है, आपका पैशन हो तो चीज़ों में डिफ़िकल्टीज नहीं होती। मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट लिया था। जो मुझे गाड़ियों का था ऑन रोड आप ड्राइव करते हो वो डिफरेंट है, ऑफ रोड बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफ रोडिंग का मुझे ज़ीरो पता था, कुछ पता नहीं था। बस मैं ऐसे ही पहली रैली में चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह पहली रैली में एक तो मैंने वुमेन आई गेस 3-4 थी, उन्हीं में ही मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। लेकिन ओवरऑल जितने मेल कैटेगरी के जो पार्टिसिपेंट थे उसमें भी मेरा मतलब कि ना उनके टाइम के साथ भी मैं काफ़ी जो है मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी रेसर्स को ना मैंने मतलब अच्छा टाइम दिया, मतलब उनके साथ टाइम दे दिया मैंने। तो ये है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता मैं नए से नए ट्रैक पे, अच्छा पाकिस्तान में ये है कि काफ़ी सारे गवादर है, सरफरंगा, चोलिस्तान, थर्ल डेजर्ट, हर जगह का जो डेजर्ट है और टेरेन है वो डिफरेंट है। मतलब आपने कहा ना ड्राइवर को अपनी कार के साथ सारा फेमिलियर होना पड़ता है, हमें ट्रैक के साथ भी दोस्ती करनी होती है, हमें ट्रैक तक को समझना। आपका जो थल ट्रैक है वो आपको डिफरेंट उसका बिहेवियर होगा आपकी गाड़ी के साथ, आपका जो चोलिस्तान का ट्रैक है उसका मतलब डिफरेंट बिहेवियर होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग मैं मतलब आती गई इसमें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखती गई। मुझे एक्सपीरियंस से, नई चीज़ों से, गलतियों से अपनी मतलब काफ़ी कुछ मैंने सीखा। फिर उसके बाद आपको पता है कि आजकल तो इजी नहीं है, कुछ भी आप सर्च करो आप सीख जाते हो। फिर मैं जहाँ पे मेरी गाड़ियाँ तैयार होती थी वहाँ वर्कशॉप पे जाना, फिर वहाँ पे चीज़ें सीखना, तो फिर बस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, नहीं मतलब हम हमेशा कहते हैं ना कि गाड़ी का कोई काम है जो घर में हमने किसी मेल को ही कहना है, वो ही जाएगा वर्कशॉप, वो ही देखेगा। हाँ, आई एम ग्लैड कि ये चेंज आया है, बहुत पॉजिटिव चेंज आई बिलीव। चूँकि आप कहते हैं, आपने कहा ट्रैक्स बड़े मुश्किल हैं। सलमा, आपने इसके अलावा भी किसी ट्रैक के ऊपर इस तरह से पार्टिसिपेट किया है? पाकिस्तान के अंदर ये जो जीप रैलीज़ हैं आई बिलीव विद टाइम अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई हैं और अब इंटरनेशनली लोग भी यहाँ आकर पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, अभी देखिए ना, मैं अपनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से अगर मैं काउंट करूं, मुझे याद भी नहीं है मैं कितनी रैलीज में गई हूँ। मतलब साल में 6-7, मतलब मैंने 8 रैलीज भी जो है वो मैंने की हुई हैं। मतलब कि हाँ जी, अब ये है कि अब थोड़ा अगर मैं कहूँ कि पहले भी शायद होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू हमें खुशी होती है कि हमारी रेसेस को दिखाया जाता है। इवन जब मैं भी आई थी
तो सोशल मीडिया पे इतना इसको कोई मतलब दिखाते नहीं थे, लेकिन मैंने मतलब कि जब देखा तो मैं अपनी प्रॉपर टीम लेकर जाती थी, हम फिल्म करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीम्स, बाकी रेसेस में भी अवेयरनेस आई, तो उन्होंने भी इसी तरह मतलब इसको फिल्म किया। ड्रोन शॉट्स होते हैं, FPV शॉट्स होते हैं, और कुछ रेसेस में लाइक इसी तरह मीडिया के साथ लाइव कवरेज चल रही होती है। लेकिन ये कि पार्टिसिपेंट जो है वो थोड़े ज़्यादा होना शुरू हो गए, पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब थोड़ा सा आप गाड़ियाँ पे देखें तो गाड़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती जा रही हैं, तो डिफरेंस तो आया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमा, ये बड़ा क्लीशे सा क्वेश्चन है वैसे। नॉर्मली में हर जो पहले भी हमारे पास एक करीशा भी आई थी, खैर वो फार्मूला 1 की ड्राइव थी, अब वो हमें बता रही। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि जब हम रोड पे कोई गाड़ी थोड़ा उल्टा सीधा आदमियों के मुताबिक गलत चल रही है तो वो हमेशा कहते हैं खातून चला रही होंगी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये जो आप ऑफ रोडिंग करती है, ये हम अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो हर ख़राब गाड़ी खातून नहीं चलाती, आप जैसी बहुत सारी बहादुर लड़कियां जो ऑफ रोडिंग भी करती हैं। देखिए बात सुने, सबसे पहली बात तो ये खातून जो होती है ना गाड़ी चलाती है, अगर मैं कहूँ ना, ये नहीं कि मैं सिर्फ औरतों की ही साइड ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा न्यूट्रल होकर बात करूंगी। वो बहुत ध्यान रखती हैं। खातून जब चलाती है ना, एक फीमेल जब औरत जब चला रही है वो बहुत ध्यान रखती है जी। कुछ अगर आपको ये देखें, अगर कुछ है तो वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरतें, आप लोग थोड़ा ख्याल कर लिया करें, वरना हम जैसी फिर आएंगे, फिर हम आपको कहेंगे ट्रैक पे हम आपको बताते हैं खातून कैसे चलाती हैं। तो आई थिंक थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ड्राइव करती हूँ। हम लोग ये मतलब झलमक्की जाना बलोचिस्तान, ये 17 आवर हमारी ड्राइव होती है, हम ऑन रोड जाते हैं सारा, तो मतलब मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ। देखिए ये कहना चाहिए कि अगर हाँ थोड़ी सी एजेड है, थोड़े से हमारी मतलब सीनियर सिटीजन बड़ी उम्र की औरतें, सीनियर सिटीजन, उनका ख्याल रखे। वो अगर मेल भी होते हैं तो मतलब कि कभी अक्सर होता है कि वो फास्ट लेन में जाते हैं, तो मैं मुझसे अगर हॉर्न वगैरह हो जाए, मैं लिटरली उनको सॉरी करके जाती हूँ ना, कि सॉरी मतलब वो आप चलो, लाइक ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो अब औरतें, मैं ये कहूँगी औरतें ज़्यादा अच्छी ड्राइवर है, वो ख्याल करती हैं, बहुत ख्याल करती हैं। बस मैं यही सुनना चाहती थी कि ख़वातीन ज़्यादा अच्छी ड्राइवर है। सलमा नहीं, वो बहुत ख्याल करती हैं। आई बिलीव यू आर सो राइट, आई एग्री विद दैट। और मैं ये सवाल इसीलिए करती हूँ कि आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हम जहाँ पे कहते हैं जी ये आदमी कर सकते हैं काम, नहीं भाई, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड ख़वातीन इन द एंड। सलमा, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, बिकॉज आप इस तरह की रेसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, स्पॉन्सरशिप, आप कुछ भी आप ऐड करना चाहें। देखिए मैं लाइक जिस रेसिंग की बात नहीं करूँगी मैं ना, अभी जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक मेरा मैसेज है कि देखिए अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें, अपने अंदर जो भी आपका स्किल और पैशन है उसको ढूंढें, उसको पॉलिश करें और उसके साथ आगे आए। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बच्चे जा रहे हैं, प्लीज़ उसको फॉलो ना करें। आपकी लाइफ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ पॉलिश करें अपने जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी पैशन है, उसको निकालें अपने अंदर से और उस पर जो है थोड़ा सा फोकस करें। और इधर उधर जो सोशल मीडिया और उस पर आप लोग टाइम वेस्ट करें, आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। लाइक बच्चों के लिए, एक मेरा यंग जनरेशन के लिए की मैसेज है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड थैंक यू वेरी मच सलमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सलमा खान मरवत हमारे साथ मौजूद थी जी। इन्होंने जीप 10वीं थल जीप रैली के अंदर पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट पोजीशन ली है और इससे पहले भी 2018 से इनका ये एज अ रेसर जर्नी जारी है। अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बता रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान में कल यानी 18 नवंबर से 3 रोज़ा आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है, जिसे स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का मौजू जी पायदार तरक्की के लिए जो स्पेस साइंसेज है उसमें टेक्नोलॉजी का किरदार रखा गया और इसमें 25 ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शरीक हो रहे हैं। 2000 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की जो माहिरीन हैं वो भी शिरकत करेंगे और अहम माहिदों के ऊपर जो दस्तखत हैं वो भी मुतवक्के हैं। कॉन्फ्रेंस में जी मौसमियाती तब्दीली हो, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हो, आफात से निमटने, जो पायदार
इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खुसूसी सेशंस के साथ 5 जो सेशंस हैं उस पे रखे गए हैं और तुर्की, मंगोलिया, अमेरिका के खलाबाज भी फोरम में हिस्सा लेंगे, जबकि रुयत हलाल साइंस, जब मजहबी और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पे भी खुसूसी सेशन मुनक्किद होगा। इस आलमी स्पेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान जो फ्यूचर में एक कोलैबोरेशन या हम तरक्की के लिए इक़दाम के हवाले से बात करें तो उस पर हम ज़रा मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अयाज़ अमीन मौजूद हैं, GN स्पार्को, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज़ साहब आपके वक्त का। कल से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने जा रही है, मैं चाहूँगी कि स्पार्को और ये जो कोलैबोरेशन की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से, हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन आएंगी। जी बहुत शुक्रिया मिस अमिला। जो कॉन्फ्रेंस का कल स्टार्ट होने जा रही है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को इसका इनेकाद कर रहे हैं बाहमी तौर पर। इसके अंदर मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं जिनमें हम बैनुल-अक़वामी पार्टनरशिप की स्ट्रेंथनिंग के लिए बात करेंगे और ये होगा कि 2000 के करीब, जैसे आपने फरमाया, कि मंदूबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। दरअसल ये एक साइंसी मेले जैसा इजलास होता है जो कि बैनुल-अक़वामी साइंसी बरादरी आपस में मिल बैठकर जो खित्ते में और जो अवामी मसाइल हैं उनका हल तलाश करती है। आज तक हम रुयत हिलाल की बात करते आए हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अब हम बातें चाँद से आगे की भी करेंगे और उसमें ये होगा कि सिर्फ चाँद देखने के बजाय चाँद पर जाने की बातें होंगी। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन एक प्रोग्राम है, चाइना और रशिया के ताउन से पाकिस्तान उसका हिस्सा बन चुका है और 2028 में एक रोवर उस पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो इकबाल फरमा गए कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, तो अब सितारों पे कमन डालने के लिए चाँद पर जाना ज़रूरी हो चुका है, वहाँ से हम आगे का सफ़र कर सकते हैं। इस बरस पाकिस्तान ने स्पार्को से 3 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि आम आदमी तक स्पेस साइंस का फ़ायदा पहुंचाया जाए। जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर और दीगर शोबे जो हैं इसमें शामिल हैं। तो कल शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में हम पुरुमीद हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ बैठकर साइंस के लोग और मंसूबा साज नए मंसूबों पर काम शुरू करेंगे और जो पहले से चल रहे मंसूबे हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। अच्छा अयाज़ साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल 3 सैटेलाइट्स भेजे, मैं चाहूँगी उनके हवाले से भी जो भेजे गए सैटेलाइट्स हैं क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, आउटपुट क्या रहा है, वो भी हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी मैं अर्ज़ करूँ कि जनवरी में एक सैटेलाइट EO1 के नाम से भेजा गया, जुलाई में SAR-1 के नाम से और फिर गुज़िश्ता बरस HS-1 के नाम से। ये सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहलाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जिसको आप उर्फ़े आम में आई इन द स्काई कह सकते हैं। तो आसमान से ज़मीन को देखा जाता है और ज़मीन के जितने भी रिसोर्सेज या वसाइल हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनकी छान पटक की जाती है कि कहाँ पर मिनरल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है, यूजेबल लैंड कौन सा है, वाटर चैनल्स कहाँ पर हैं। तो इससे आम तौर पर हम जो है वो विजिबल बैंड यानी जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का विजिबल बैंड है उसमें हम देखा करते थे। अब जो SAR-1 और HS-1 सैटेलाइट्स हैं ये वो बैंड हैं जो कि रात के वक्त भी उसी तरह से तस्वीर कशी कर सकते हैं ज़मीन की जैसा कि दिन के वक्त किया जा सकता था। तो एक ये बहुत बड़ी जस्ट मैं कहूँगा है पाकिस्तान में कि जो रिमोट सेंसिंग के हवाले से हम डे नाइट विजिबिलिटी जो है वो रखते हैं अब अपने ज़खायर की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अयाज़ साहब, हमने जब आई बिलीव के पहले तो नहीं, जो हमने लास्ट जो अपना सैटेलाइट भी भेजा था उस पर आपके ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी स्पार्को से। दो कि ये जो क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, समहाउ
कहा जा रहा था कि जी इस पे बड़ा हेल्प होगा इन सैटेलाइट्स के हवाले से भी। अब हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब को एक्सपीरियंस किया है। ये सैटेलाइट समहाउ कितने इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अर्ली वार्निंग जो हमारा सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करें? देखिए, इसमें ये होता है कि हम क्योंकि नक्शा नवीसी या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं ऐसे सैटेलाइट्स की मदद से ज़मीन की अक्कासी करके, यानी उनके इमेजेस लेकर, तो गुज़िश्ता डाटा की बेसिस पर हम आइंदा का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे 2010 के सैलाब का आपको याद होगा कि जब सैलाब आया तो उसमें डाटा जो लिया गया, और पहले भी डाटा हमारे पास मौजूद था, तो इसकी किसी न किसी हद तक पेशन गोई कर दी जाती है और मनसूबा साजों तक ये बात पहुंचा भी दी जाती है। उसके बाद जब ये डाटा हमारा डाटाबेस बढ़ना शुरू होता है तो उसकी बेस पर मॉडलिंग करके और एआई टूल्स इस्तेमाल करके बताया जा सकता है किसी हद तक एतमाद के साथ कि कौन से वो चैनल्स, वाटर चैनल्स हैं जिनसे ज़्यादा सैलाब का ख़तरा है। तो ये बात जब मनसूबा साजों तक पहुंचती है तो उसमें एग्रीकल्चर भी है, वाटर मैनेजमेंट वाले भी हैं, दीगर इदारे भी हैं, तो उन तक बर वक्त ये मालूमात वहाँ पहुंचाई जाती है और उसके हिसाब से सैलाब और उससे वाबस्ता दीगर आफात का तदारुक के लिए भी बंदोबस्त किया जाता है। तो इस तरह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आम आदमी तक भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा एयाज साहब, कल की जो कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ होने जा रहा है कल से, तो हमें ये भी बताइएगा कि इसमें जो लोगों के ज़ाहिर है जो स्पेस साइंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं या वैसे भी आपने जैसे कहा मंदूबीन शामिल हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने एक ब्रीफ तो हमें बताया है, लेकिन स्टिल इन सारे सैटेलाइट्स हों या स्पार्को की कंट्रीब्यूशन हो या हमारे आगे फ्यूचर प्लान्स हैं या जिन डॉक्यूमेंटेशन या मुआहदों पे हम दस्तखत के हवाले से भी एक्सपेक्ट करें, वो क्या क्या उसमें हम चीज़ें दिमाग में रखें? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें हमारे जो बड़े मंसूबे हैं उन पर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बात होगी। एक मिशन इसमें खलाबाज का मिशन भी है, यानी एस्ट्रोनॉट मिशन है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के साथ हमारा मुआहदा हुआ है फरवरी 2025 में। तो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान से 2 खलाबाज जो है वो इस मिशन पे चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे भेजे जाएंगे। अब जाहिर है जब खलाबाज जाते हैं तो उनका महज मकसद ये नहीं होता कि वो खला में चहलकदमी करें या चले जाएं। वो अपनी जगह एक अचीवमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन होती है जो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो उसके लिए हमने मुल्क भर से जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इदारों से और इवन अफराद से भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं और वो प्रोजेक्ट्स या वो एक्सपेरिमेंट्स वो वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो इससे जो है आने वाले वक्तों में यूथ जो हमारी है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसको ये भी सोचने का मौका फराहम किया जाएगा कि खलाबाज भी बना जा सकता है, साइंस के शोबे में भी आया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का मैंने जिक्र किया। जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे मफाहमाती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, तो उसका मकसद वही है कि हम बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने जो साइंस और टेक्नोलॉजी के गराज़ व मकासद हैं उनका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाएँ और उसका एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी बने। तो यूँ समझिए कि कल की कॉन्फ्रेंस के बाद हम इस काबिल हो चुके होंगे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह जो है हमारी मज़ीद बढ़ जाएगी। गुज़िश्ता बरसों में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, लेकिन इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस का होना इसलिए अहमियत रखता है कि जैसे मैंने कहा कि 3 सैटेलाइट हमने इस साल लॉन्च किए हैं। खलाबाज का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, उसमें अर्ज़ करते चलूँ कि हम एक रोवर बना रहे हैं जो चंगाई 8 मिशन है चाइना का 2028 में हो जाएगा। तो यूँ समझिए कि सिर्फ साइंस ही नहीं, तलबा तालिबात ही नहीं, बल्कि सनतकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, उसके लिए भी यहाँ से नए दरवाजे खुलेंगे तरक्की के और फलाह के। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद एयाज अमीन साहब GM स्पार्क हमारे साथ मौजूद थे। कल से जी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है और इस हवाले से हमें बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और इतने अच्छे और ज़बरदस्त टॉपिक पे हमने बात करनी है क्योंकि इतनी आम प्रैक्टिस है जो हम अपने घरों में करते हैं। बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल काम है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन समहाउ ब्रॉटअप के अंदर पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो समहाउ लॉन्गर रन में जाके उनका बच्चों की पर्सनैलिटी पे, उनकी दिमागी नशोनुमा पे असर पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स, हमारे घरों में आम प्रैक्टिस है, इवन मेरे घर में भी, कि हम बच्चों को डांट कर, चीख कर या ऐसे गुस्से का इजहार जब करते हैं, लेकिन स्टडीज़ बहुत कुछ बताती हैं कि ये चीखना, चिल्लाना बच्चों से जो नाराज़गी का इजहार करने का तरीका है, उनकी दिमागी नशोनुमा में, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। वक्ती तौर पे तो बच्चे गलत काम से रुक जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, आज हमने इस पर बात करनी है। डॉक्टर उज़मा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उज़मा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर उज़मा, ये तो बड़ी आम प्रैक्टिस है, हम तो घरों में चीखे बगैर बात ही नहीं करते। ज़रा आप हमें बताएं कि जो चीखना है ये कितना उनकी पर्सनालिटी पे असर डालता है, और अगर हमने चीखना नहीं है तो हमने क्या करना है? इस सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी ज़रूर। और बहुत सारे लोग जब सुन रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि उन तक वो चीज़ पहुंचे जिसके साथ वो रिलेट कर सकें और जिसको वो दूसरों तक पहुंचा सकें। 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा जो मदर वूम में है वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुन सकता है। 23rd 24th वीक बहुत अहम टाइम है। जो बच्चे किसी ऐसे माहौल में हैं या किसी ऐसे घर में पैदा होने वाले जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, डिसफंक्शनल फैमिली है, तो वो बच्चा उस सारी प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स की फॉर्म में सामने आता है। वो फिज़िकल डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं और वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि कई दफ़ा किसी न किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये मामला अभी बच्चा माँ के अंदर है तो हालात हैं, एंड वी समहाउ थिंक वंस इट्स बॉर्न तो चीज़ें आसान हो गई। आई थिंक दे बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड and significance of parenting starts from a day when the child is in the world. Especially I'll be talking about 2 years onwards. उस टाइम में अगर आप देखें जो चीज़, इसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ, पहले भी किया था, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी। हम सब इंसान हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर किसी घर में फ्रिक्वेंसी यानी बार बार एक ही प्रैक्टिस की जा रही है कि ऊंचा बोला जा रहा है और बच्चे से बात करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उसके ऊपर चीखा जा रहा है, तो इसका दौरानिया, इसकी शिद्दत कितनी है, क्या दोनों पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या दोनों पेरेंट्स में से कोई एक कर रहा है, ये समहाउ बच्चे को हमेशा एक अलार्म सिस्टम पे ले जाता है। और मैं इसकी आप लोगों को फिर एक हकायत एनालॉजी के थ्रू समझाऊंगी। जब हम सुबह अलार्म क्लॉक सेट करते हैं, जैसे ही अलार्म बजता है तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमें अलार्म स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है, उठ जाएं। वी बीइंग अडल्ट्स हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें उठना पड़ रहा है, और उस टाइम पे एक बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको कॉर्टिसोल कहते हैं। उसका काम होता है आपको बताए चल पड़ें, हाँ, कि आप लेट हो रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं, टाइम टू स्टार्ट। लेकिन जिस घर में माँ और बाप दोनों में से कोई एक या दोनों कॉन्टीन्यूसली चीख रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, बच्चे को कोई ना कोई काम करने को कह रहे हैं, किसी काम से रोक रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो अलार्म का सिस्टम है, वो ऑन रहेगा। जबकि अलार्म का काम ये है कि वो ऑन हो, हमें बताए आप उठ जाएं, उसके बाद अलार्म ऑफ हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका अलार्म एमिगडाला जो ब्रेन का एक हिस्सा है, वो अगर ऑन रहेगा तो वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता रहेगा, और ऐसे बच्चे अपने इनिशियल एडोलेसेंस में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जिसमें 2 तरह के रद्द अमल आते हैं। एक ये होता है कि वो चुप कर जाते हैं, और दूसरा रद्द अमल है कि वो बागी होना शुरू हो जाते हैं। जिस रद्द अमल को हम कहते हैं चुप हो जाना, सबमिसिव, और उसके बारे में एक ख्याल ये है कि अच्छा ये तो चुप है ना, ये तो बात मानता है, ये एक अटेंशन लेने का पेरेंट्स का तरीका है, और दूसरा ये है कि मैं बात नहीं मानूंगा। तो ये जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, इनके लिए हमने बच्चे पैदा नहीं किए थे। हमने बच्चे पैदा किए थे उनको माशरे का एक बेहतर हिस्सा बनाने के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। सो समहाउ कहीं ना कहीं हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि just because they are complying to us, they are not a good child or they might not be productive for the society. हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जिसकी हमने ज़हनी नशोनुमा करनी है कि वो आने वाले वक्त में अपना अच्छा और बुरा सोच सके। बिल्कुल सही। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि फिर क्या किया जाए, और पहले तो ये समझने की ज़रूरत है ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स खुद स्ट्रेस में है, नंबर 1। कोई भी खुशी से नहीं चीखता,
अंडर स्लेप्ट हैं, नींद पूरी नहीं है, घर में मसाइल हैं आपके और आपके, ओवरवर्कड हैं, एकेडमिक आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, आपको दोनों जो है यू आर मेकिंग बोथ हैंड मेड्स, आपके ऊपर जिम्मेदारी है फाइनेंशियल, और इसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं अगर उनमें कभी नहीं निभ रही है तो वो भी एक रिटर्न बनता है। इसके अलावा जिस पैटर्न पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी वो है इंटर जनरेशनल ट्रॉमा। हमें कैसे अम्मा मिले ये हमने चूज़ नहीं किया, हमें कैसे बच्चे मिलेंगे ये हम चूज़ नहीं कर सकते। सो सम हाउ इंटर जनरेशनल ट्रॉमा सेज दैट कहीं ना कहीं हमें फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हम वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं जो हमने देखे होते हैं। एंड टू बी अ सेन, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, हमें उन्हें इसलिए भी फॉरगिव कर देना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात सुन के बड़ा मायूब समझें कि हम कौन होते हैं अम्मा अब्बा को माफ़ करने वाले। बहुत दफ़ा हम ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत नेगेटिव असरात डाल रहे होते हैं, जिसमें से एक है चीखना। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक जगह बिठाया वहाँ बैठ जाएं, वहाँ से हिलना नहीं है। 2 to 6 years वो टाइम है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कहती है बच्चे को क्यूरियोसिटी में मूव अराउंड करने दें। पौधे, आसमान, कीड़े, किचन की चीज़ें, घर में कोई हिस्सा वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करने दें। लेकिन हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाएं। और जब मेजर डिसीजंस की बारी आती है, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी चुननी है, जैसे कि आपने स्पाउस का सिलेक्शन करना है, जैसे कि आपने काम करना है, तब वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हमने उनको शुरू से मैसेज दिया है अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं, खामोश है और अपनी से इस्तेमाल नहीं करें तो आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप अपना जहन इस्तेमाल करें तो आप शायद अच्छे बच्चे नहीं हैं। और अपने लिए करने की क्या ज़रूरत है एज अ पेरेंट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, अगर कहीं चीज़ मेरी यहाँ पे गुम गई है तो मैं पहले उसको यहीं ढूंढूंगी। अगर मुझसे कहीं पेरेंटिंग में गलतियाँ हो रही हैं तो मुझे पहले खुद एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट दैट आई एम डूइंग अ मिस्टेक, आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड टू रेक्टिफाई इट। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले समझें और ख़ुद को एक्नॉलेज करें वाई आई एम डूइंग दिस। और जब आपको ये समझ आना शुरू हो जाए, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। आपकी इमोशनल रेगुलेशन जब तक सही नहीं होगी, आप बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन ठीक नहीं कर सकते। और इसमें आपके नेक्स्ट सवाल से पहले मैं एक और चीज़ का मार्जिन लेना चाहूँगी। वो ये है, जैसे बहुत दफ़ा हम एक मिथ, जब हमारे पास बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो फादर्स का क्लेम होता है कि मैं तो कमा के ला रहा हूँ, ये तो माँ की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला को ये लगा कि 2 लोगों को एक औलाद को दुनिया में लाना है, तो इसका मतलब है कि 2 को ही पेरेंटिंग करनी है। और ये वो वाले टाइम्स भी नहीं रहे व्हेन one of the spouse was earning and the second, now both the spouses are earning, and somehow somewhere we need to take a responsibility कि कुछ चीज़ें फादर ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं, कुछ चीज़ें मदर ज़्यादा अच्छे समझा सकती हैं। ये जो वालिदैन का किरदार है ये बहुत ही अहम है। इसमें हम भेदभाव ना करें, इसमें हम ये ना करें कि किसी एक की ज़्यादा और किसी एक की कम है। डेफिनेटली मदरहुड के साथ बहुत सारा अटैच हैं चीज़ें, लेकिन हम इसमें ये ना करें कि ये एक ही पर्सन की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो पर्सन बर्न आउट होगा तो प्रॉब्ली पूरा घर बर्न आउट होगा। और अगर पूरा घर बर्न आउट होगा तो आप एक बहुत बड़े माशरे के एक यूनिट को जब डिस्टर्ब देखेंगे तो उसकी रिपरकशन, उसके असरात बाकी जगहों पे भी नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जो बात की, आई बिलीव कि मैं उसी से एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करूँगी। डॉक्टर उस्मा, ये जो अभी आपने बात की ना कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से ऑफेंड भी होंगे। हम ना, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि बच्चा जब क्यूरियोसिटी में है, ही इज़ रोमिंग अराउंड, तो हमने उसको मैनरिज्म भी साथ सिखाना है। आजकल के पेरेंट्स, मैं किसी को ऐसे नहीं कह रही, बट दैट्स माई ऑब्जर्वेशन, कि हम बच्चे को क्यूरियोसिटी या उसको इंडिपेंडेंट करने के चक्कर में हम उसको बदतमीज़ कर रहे हैं। हम उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें करें, उस फाइन लाइन को डिफ़ाइन करना कि आपका बच्चा मैनरिज्म को ना छोड़े और साथ साथ वो उसको आप एक जगह बाउंड भी मत करें। यू नो कि आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस कि आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते ऐसे। ये चीज़ मैंने एज अ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की है और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं इस पे फिर एक बहुत ही मुख्तसर सी एनालॉजी इस्तेमाल करूँगी। हमारे यहाँ पुलिस का तासुर कोई बहुत पसंदीदा नहीं है, लेकिन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू डिफरेंट पेरेंट्स तो मुझे एक मदर की बड़ी खूबसूरत बात लगी। कहते हैं आपने उनको तब तक पुलिस करना होता है जब तक वो खुद को पुलिस करना ना शुरू कर दें। एंड इन अदर वर्ड्स, आपने उनकी देखभाल तब तक करनी है और आपने उनको उनके हाथों में तब दे देना है
जब आपको लगे कि वो खुद की देखभाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो पहले का मरहला है, इसमें आपको ब्लेंड रखना है। देयर आर डेज, विद इन अ डे आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको बताना है नहीं का मतलब नहीं है। और जब आप नहीं कहते हैं ना, तो ब्रेन को ये लफ्ज़ नहीं पसंद। मैं अक्सर बात करती हूँ, आप 2 साल 1.5 साल के बच्चे को जो कि नया नया स्विचेस एक्सप्लोर कर रहा है, आप उसको कहें ना ये नहीं करना, तो ब्रेन पूरी बात सुनता है, नहीं निकाल के ये करना है। तो आपका जब ऑलरेडी आप एक बच्चे से मुश्किल बात करने लगे कि नहीं अभी टीवी नहीं देख सकते, तो इसके लिए टोन को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मैनरिज्म से मुझे लगता है जब आप सख्त बात करें तो अपना लहजा और धीमा कर लें ताकि आपकी बात में एफिकेसी रहे। लेकिन जब आप कैजुअली बात करें और उसमें बच्चे को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा सिर्फ एक रोल रह जाता है, डिक्टेटर एंड द वन बीइंग डिक्टेटेड। ये रोल से मैं बाहर निकल लें। और जिस तरह आप बात कर रहे हो, सुपरविजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी जगह पे गए हैं, स्पेशली फैमिली गैदरिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स कंसिडर हमें हैंग आउट का टाइम मिला है, लेट देम प्ले एंड लेट अस डू द गॉसिप। आई थिंक अगेन इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड। You need to decide which place is for your child and which place is for you. और आप सॉर्ट कर सकते हैं, जब आपको कैथारसिस चाहिए वहाँ पे आप अपने हस्बैंड से, अपने बेटर हाफ से सपोर्ट ले सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ लुक आफ्टर, मैंने अपने फ्रेंड से मिलना है। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब तक आप फ्यूल नहीं होंगे, आप अगर कुआं है और आपने सबको सैराब करना है, तो जब तक आप में पानी नहीं होगा तो फिर आप पानी दूसरों को कैसे पहुँचाएंगे। इसके लिए दोस्तों से बात करना, अपने पेरेंट्स से बात करना, कोई ऐसी एक्टिविटी, पेंटिंग, कढ़ाई, ड्राइंग, बेकिंग, कुछ भी आपको पसंद है तो वो करने की ज़रूरत है। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर मदर्स। लेकिन कई दफ़ा ख़वातीन को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपके बेटर हाफ बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं तो उनको भी दोस्तों के साथ जाने दें। लेकिन हर जगह आपका उनके साथ जाना ज़रूरी नहीं होता। मी टाइम, बहुत दफ़ा पाकिस्तान में शादी का मतलब होता है दैट यू आर ग्लूड टुगेदर एंड यू कैन नॉट बी सेपरेटेड एनी वे। मी टाइम हर एक के लिए इंडिविजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उज़मा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइन। डॉक्टर उज़मा इलियास हमारे साथ मौजूद थी जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के ऊपर जो घरों में प्रैक्टिस है आप चीखने चिल्लाने की, बड़े खूबसूरती से डॉक्टर उज़मा ने एक्सप्लेन किया कि हम अपनी टोन को, अपने एक्शंस को थोड़ा सा अगर बैलेंस करेंगे तो ये जो लॉन्ग टर्म बच्चे की हम तालीम और तरबियत कर रहे होते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।